निश्चित ही आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने घर या आसपास के स्थानों में कुछ इस तरह की वस्तुएं तो अवश्य देखी होंगी जिनमें कुछ इस तरह की एक परत जमी हुई होती है। यह परत होती है जंग की, यानी कि संक्षारण की। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी जंग यानी कि संक्षारण के बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिद्धार्थ यादव और आपका स्वागत करना चाहूँगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन में। इससे पहले कि मैं संक्षारण यानी कि जंग के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। यदि हम बात करें संक्षारण की परिभाषा की यानी कि डेफिनेशन की, तो उससे पहले मैं एक ऐसे उदाहरण से समझाना चाहूँगा जो आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। जैसे कि यह एक धातु है जो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। यदि यह पानी यानी जल के संपर्क में आ जाती है तो इसके ऊपर कुछ इस तरह की एक परत जम जाती है। इसे ही हम जंग के नाम से जानते हैं और इसे ही हम कहते हैं धातु का संक्षारण होना। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन में क्या होता है वह समझिए कि जब जो धातु होती है वह जल और वायुमंडल में कौन सी गैस यहाँ पे याद रखना है, ऑक्सीजन। तो जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण ये जो धातु होती है वो ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है और इसी परिवर्तन को हम जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। जी हाँ, धातु का संक्षारण कहते हैं इसे हम। इसी के बाद जो धातु होती है वह धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। अब यदि हम बात करें इसके उदाहरण की तो लोहे पर जंग लग जाना ये तो इसका उदाहरण है ही, साथ में जो चांदी का काला पड़ जाना होता है ये भी संक्षारण का ही एक उदाहरण है। संक्षारण के प्रकारों की यदि मैं बात करूं तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक रासायनिक अथवा शुष्क संक्षारण, दूसरा है विद्युत रासायनिक अथवा नम संक्षारण। जो रासायनिक अथवा शुष्क संक्षारण है वह क्या है, वह समझिए कि जैसे कि आपने देखा था कि जो धातु होती है वह नमी यानी कि जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण उस धातु का संक्षारण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो धातु का संक्षारण होता है वह जल या ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण नहीं होता है, बल्कि जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके कारण धातु में संक्षारण की प्रक्रिया होती है। जी हाँ, धातु इन गैसों से प्रक्रिया करती है और इस प्रक्रिया के कारण ही धातु का संक्षारण होता है और उसमें जंग लग जाती है। अब चूंकि यहाँ पर जल या नमी की कमी होती है, इसकी वजह से ही इस संक्षारण को शुष्क संक्षारण कहा जाता है। सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक अथवा नम संक्षारण के बारे में। जो अभी हमने देखा कि धातु को खुली अवस्था में छोड़ दिया था और यह पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण धातु का संक्षारण हो चुका था, तो यही प्रक्रिया जो कहलाती है वह कहलाती है विद्युत रासायनिक अथवा नम संक्षारण। चूँकि इसमें जल की उपस्थिति होती है इसी वजह से इसे नम संक्षारण के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम बात करते हैं संक्षारण की रोकथाम के बारे में, यानी कि जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए विभिन्न प्रकारों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है। जो पहला प्रकार है कि धातु में अन्य धातु के साथ मिश्रित कर देना, यानी कि जो धातु होती है उसे यदि हम अन्य धातु के साथ मिश्रित कर देंगे तो इसमें संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अन्य धातु इसके साथ मिश्रित की जाती है जैसे कि क्रोमियम या मैग्नीशियम, तो ये जो धातुएं होती हैं ये पानी या ऑक्सीजन या अन्य गैसों की साथ प्रक्रिया नहीं करती है, कोई क्रिया नहीं करती है और यहाँ पर धातु का संक्षारण नहीं होता है। तो यहाँ पर यह एक उपयोग के रूप में देखा जा सकता है अन्य धातुओं के, कि यदि हम किसी ऐसी धातु, उदाहरण के लिए लोहे को ही ले लें और उसमें अगर इस तरह की धातुओं को मिला दें तो जो मिश्रित धातु होगी उसमें संक्षारण नहीं होगा, यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगी। यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, लोहे और कार्बन को जब मिश्रित किया जाता है तो एक स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु बनती है और इस मिश्रित धातु में संक्षारण नहीं होता है, यानी कि जंग नहीं लगता है। दूसरी प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अन्य पदार्थ की परत चढ़ाना। देखिए अभी हमने देखा कि जब धातु पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लगती है या धातु का संक्षारण होता है। यदि हम यहाँ पर पानी और ऑक्सीजन को धातु से मिलने ही ना दें तो यहाँ पर संक्षारण को रोका जा सकता है, यानी कि जंग लगने को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि यदि धातु के ऊपर पेंट, तेल, ग्रीस आदि की परत चढ़ा दी जाती है तो इसे
संक्षारण से या जंग लगने से बचाया जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें जंगरोधी पदार्थ, तो जो अन्य पदार्थ हैं उसी के तरह होते हैं जंगरोधी पदार्थ, जैसे कि फॉस्फेट और क्रोमियम। इन्हें भी यदि उन धातु के ऊपर परत के रूप में चढ़ा दिया जाता है तो जो पानी और ऑक्सीजन का संपर्क है वह धातु से नहीं हो पाता है और इस तरह से उस धातु को संक्षारण से यानी कि धातु के संक्षारण होने से या उस पर जंग लगने से उसे बचाया जा सकता है। अब यदि हम बात करें एक अलग प्रकार के तरीके की, तो यहाँ पर यह समझना होगा कि यदि हम एक ऐसी धातु जो लोहे या अन्य धातुओं के मुकाबले अधिक क्रियाशील होती है पानी और ऑक्सीजन से, तो जिसकी वजह से वो जो अलग प्रकार की धातु है वह क्रिया करती रहेगी और उसमें संक्षारण की प्रक्रिया होगी, जबकि जो अन्य धातुएं हैं और लोहा है वो पानी एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाएंगे और उनका संक्षारण नहीं होगा। जी हाँ, इसी के तहत यहाँ पर आप जिंक धातु ले सकते हैं। ये जो जिंक है ये पानी और ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रियाशील होती है अपेक्षाकृत अन्य धातुओं एवं लोहे से। तो यहाँ पर जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण अपना बलिदान दे देता है और इसी वजह से इसे बलिदानी सुरक्षा कहते हैं। जो लोहे पर जिंक का लेप करना होता है उसे हम गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि धातु की सतह यदि चिकनी होगी या धातु शुद्ध होगी तब भी उसमें जंग नहीं लगेगी यानी कि धातु का संक्षारण नहीं होगा। सो होपफुली ये एक छोटा सा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ मैं आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।